नमस्कार, मैं अंकिता बाहेती कतर से आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारतीय विज्ञान संचारकों का समूह आज फिर एक बार आपके सामने उपस्थित है पुस्तक परिचय और समीक्षा लेकर। आज की हमारी पुस्तक, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, राजभाषा हिंदी, हमारी राजभाषा जो हिंदी है उसके नवोन्मेषी आयाम। राहुल खटे जी इसके लेखक हैं और उनके द्वारा लिखी ये पुस्तक, इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसकी समीक्षा सुनेंगे। हमारे साथ बहुत सारे विद्वान जुड़े हुए हैं, माननीय अतिथिगण जुड़े हुए हैं। मैं उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ेंगे डॉक्टर सुनील जाधव जी। ये परिचित हिंदी साहित्यकार हैं महाराष्ट्र से। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी, उत्कर्ष योग समिति के ये संयोजक हैं। डॉक्टर संजय धोटे जी, हिंदी विभाग यशवंत महाविद्यालय के आप अध्यक्ष हैं। प्रमोद भार्गव जी, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से। साथ ही जी नमस्कार सर। और आज के हमारे अध्यक्ष के रूप में जुड़ेंगे डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी, देहरादून से। आप सभी को सभी नमस्कार। जी सभी को नमस्कार। आज हमारे अध्यक्ष जी के परिचय के बारे में अगर मैं कहूँ तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान उनका परिचय है। आपकी 80 से भी ज़्यादा डिग्रियां हैं, MA, PhD, D.Litt, MBA, LLB डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, सारे कोर्स को अगर हम देखें तो 80 से अधिक डिग्रियां इन्होंने ले रखी हैं। बहुत सारे अवार्ड से ये सम्मानित है। बहुत सारे शीर्ष समितियों ने इन्हें प्रतिनिधित्व के रूप में जोड़ रखा है। बहुत सारे प्रशंसा पत्र इन्हें प्राप्त हुए हैं। 70 से अधिक व्यवसाय और पद पर ये कार्य कर चुके हैं। 900 से अधिक वेबसाइट पे इनका परिचय उपलब्ध है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पाकर आप सबके बीच में हम बहुत बहुत उत्साहित हैं। हम खुद गदगद हुए आपको यहाँ पाकर। भारतीय विज्ञान संचारकों का समूह डॉक्टर अनिल त्रिपाठी जी द्वारा चलाया जाता है, वे इसके संस्थापक हैं। तो आज की जो पुस्तक है, जहाँ वैज्ञानिक तौर पे कैसे हिंदी में और विज्ञान में और तकनीकी शब्दों का कैसे उसका कितना उपयोग किया जा रहा है और कैसे ये पुस्तक आगे हमारे बीच, हमारे जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो हमारी राजभाषा है, हमारी मूल भाषा हम कह सकते हैं, संस्कृत का सबसे सरलतम रूप हम जिसे कहते हैं, वो बच्चों के लिए जब हम पढ़ाते हैं उन्हें तो वो कितनी मददगार साबित हो सकती है, इसे लेकर भी हम आज चर्चा करेंगे। हम जानेंगे इस पुस्तक में क्या क्या है और क्या क्या कैसे उन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ इस पुस्तक के लेखक को। राहुल जी, आप आएं और बताएं कि क्या वो बात थी जिसको लेकर, क्या विचार आपके मन में आए थे जिसे लेकर आपने इस पुस्तक का गठन किया, और गठन करते समय क्या क्या किन किन परिस्थितियों से आप गुजरे और क्या कुछ हुआ। तो आपका स्वागत है सर। जी, सभी को सादर नमस्कार। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि राजभाषा हिंदी के इस पद पर मैं जुड़ा हूँ, प्रबंधक राजभाषा के पद पर, और शोध अध्ययन अनुसंधान में मेरी रुचि रही है और अपने कार्यालय कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक कैसे प्रयोग बढ़ाया जा सकता है, इस पर मैं निरंतर कार्यरत रहा हूँ। पिछले कुछ 15 वर्षों के दौरान जब मैंने देखा कि लोग हिंदी में काम करने के लिए उत्सुक है, लेकिन वो समस्या कहाँ आती है, तो वो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का एक निराकरण क्या हो सकता है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि समस्या का बखान तो बहुत ज़्यादा हो जाता है लेकिन उन समस्याओं का समाधान हम ढूंढ नहीं पाते। तो मेरी ये जो पुस्तक है उन समस्याओं का एक तरह का समाधान ढूंढने का प्रयास है।
कि राजभाषा कार्यान्वयन में आने वाली समस्याएं केवल यांत्रिक रूप से, केवल टेक्निकल या फिर तकनीकी समस्याएं नहीं है, कुछ वैचारिक समस्याएं भी है। जैसे कि अंग्रेजी एक वैज्ञानिक भाषा है, हिंदी में विज्ञान की पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, हिंदी में काम करना कठिन है, ऐसे कई सारे भ्रम फैले हुए हैं। उन भ्रमों को स्वयं समझकर उनके कारणों का अभ्यास करते हुए उनकर समाधान ढूंढने का एक मैंने प्रयास किया है, और उन समाधानों का एक विश्लेषणात्मक वर्णन, उसमें वैचारिक है, तात्विक है और तकनीकी है, क्योंकि समाधान कई सारे होते हैं। क्योंकि वैचारिकता भी एक अपने आप में एक समस्या होती है। जब आपने एक विचार बना के रखा है तो उस विचार को आप बदल नहीं सकते किसी व्यक्ति की। हम बोलते हैं ना कि उसकी धारणा बनी हुई है। वही लोगों को लगता है कि भाई हिंदी में बोलना है तो अरे तो वो तो ऑटो वाले की भाषा है ना, वो तो रिक्शा वाला भी बोल लेता है। मैं यदि पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे तो अंग्रेजी में ही बोलना चाहिए, तभी जाके मेरी विद्वत्ता का प्रदर्शन होगा। यह जो भ्रम फैला के कुछ लोग गए हैं, और वो कुछ लोग वह भ्रम काफी दिनों तक बना भी रहा है। तो भ्रम दूर कैसे हो, जो समस्याएं है उनको दूर कैसे हो, आने वाली पीढ़ियों को हम राजभाषा हिंदी के प्रति कैसे आकर्षित करें, उनको इस दिशा में हिंदी को रोजगार के माध्यम से, हिंदी को रोजगार के लिए कैसे हम तैयार करें। क्योंकि हिंदी, साहित्यिक हिंदी भाषा का अध्ययन यह तो सब कुछ सब जगह चलता ही है, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो हिंदी कहाँ तक सक्सेस है, कहाँ तक सफल है, तो उन सभी विषयों का मैंने एक अध्ययन किया। क्योंकि काम ही वो है तो रोज मुझे वो बातें अनुभव होती थी, तो उन सभी अनुभवों को मैंने एक सार रूप देने का कार्य किया। उस पर विभिन्न विषयों के जो आलेख लिखे गए उनका समावेश मैंने अपने पुस्तक में किया। जो लोग मुझसे परिचित है, जैसे कि नौटियाल जी का विश्व में हिंदी कैसे सर्वप्रथम है, लोगों ने रिपोर्ट में यह डाल के रखा है कि भाई चीन सबसे बड़ी भाषा है, लेकिन आदरणीय नौटियाल जी ने यह मील का पत्थर साबित करने की कोशिश की है कि हिंदी सर्वप्रथम कैसे और क्यों, और केवल ख्याली पुलाव से नहीं। क्योंकि जब आप कोई रिपोर्ट देते हैं तो तथ्यपरक आंकड़े देने होते हैं। तो उस मामले में आदरणीय डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटियाल जी निरंतर इस कार्य में कार्यरत है। उनकी रिपोर्ट पूरे विश्व में पढ़ी जानी समझी जाती है, उस पर शोध हो रहे हैं। तो ऐसे विद्वान हमें मिले, ऐसे कई सारे विद्वान हमारे संपर्क में आए, तो मैंने उनसे थोड़ी प्रेरणा ली। मेरे गुरुजन जैसे कि नौटियाल जी, जैसे कि प्रमोद भार्गव जी, जो एक विज्ञान लेखक है, जिन्होंने पुराण और वैदिक साहित्य को आधुनिक संदर्भ में कैसे रचा जाना चाहिए, इस पर बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी है। उनकी दशावतार की पुस्तक, 21वीं सदी में विज्ञान, और अन्य भी उनकी पुस्तकें नई पीढ़ी को हमारे परंपरागत ज्ञान को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए सफल रही है। इसी कड़ी में हमारे साथ डॉक्टर सुनील जाधव जी जुड़े हैं, जिनसे मैं कई दिनों से ऑनलाइन तो जुड़ा था, लेकिन जब मैं नांदेड़ आया तो प्रत्यक्ष रूप से उनसे मिलना हुआ। मेरे इस पुस्तक का जो वेटिंग करने का कार्य है, उसमें कुछ सुधार करने का कार्य, उसमें उन्होंने मुझे बहुत सहायता की। उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं तहे दिल से, कि उन्होंने एक मित्रतापूर्ण संबंध प्रस्तावित करते हुए मुझे इस कार्य में सहयोग किया। साथ ही साथ संजय धोटे सर संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय में मुझे कोश विज्ञान और भाषा विज्ञान और हिंदी साहित्य पढ़ाते थे। अनुवाद की पढ़ाई के साथ में जब मैं कोश विज्ञान की पढ़ाई करता था तो मुझे शब्दों की उत्पत्ति में बहुत रुचि थी, और उसमें मैं देखता था कि शब्दों में कई सारा सामंजस्य है, साम्यता है, और कई सारे शब्द तो ऐसे हैं कि जैसे पथ शब्द है और पात शब्द है, दिखने और बोलने चालने में बहुत अच्छा एक जैसे ही लगता है, लेकिन उसकी मूल उत्पत्ति कहाँ है। तो ऐसे कई सारे शब्द मुझे देखने को मिले कि जो अंग्रेजी के हम जिनको जानते हैं, हमें बताया गया कि वो फ्रेंच का है, जर्मन का है या फिर लैटिन का है, होकर वो हमारा भारतीय मूल का ही है, मात्र वर्तनी बदलने के कारण वह दूसरा रूप रंग बदल गया। जैसे हमारे यहाँ का गांव का कोई व्यक्ति शहर में जाता है, जींस पैंट पहनता है, टी शर्ट पहनता है, तो गांव का वही व्यक्ति कुछ और लगने लगता है। कहीं इंग्लैंड जाता है तो हाफ बरमूडा पहन लेता है, टी शर्ट पहनता है, समुद्र किनारे घूमने जाता है, तो वही गाँव का व्यक्ति कुछ और दिखाई देता है। वही व्यक्ति किसी नाटक में जाता है, कोई वेशभूषा धारण करता है, तो वह व्यक्ति कुछ और लगता है। तो शब्दों का भी ऐसा ही है, शब्द जहाँ गए वहाँ की रूप और वहाँ की परंपरा, वहाँ की संस्कृति को उन्होंने एडप्ट कर लिया, और उस तरह से वो ढल गए। उसके कारण उसके रूप बदल गए, जिसके कारण हमें लगता है कि यह शब्द तो विदेशी है, जबकि वो विदेशी शब्द नहीं है। ऐसे कई सारे शब्दों का मैंने संकलन किया, लगभग 10,000 शब्दों का संकलन हो गया। जैसे बैंकिंग से जुड़ा हुआ जैसे कैश शब्द है, यह कासा शब्द है, कांसेयू वाला है। उसके बाद में रुपए शब्द जो है
चांदी के लिए रूपो बोला जाता है, मराठी में के लोग जो जुड़े हैं वो भी अच्छी तरह जानते हैं। रूप मतलब एक होता है चेहरे की चमक, तो दिखने के संदर्भ में, क्योंकि चांदी के सिक्के पहले होते थे। तो ऐसे कई सारे विषयों का संकलन करते हुए उसे राजभाषा हिंदी को और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हुए और साहित्य, भाषा, संस्कृति, तकनीक और विज्ञान का समन्वय, एक त्रिवेणी संगम स्थापित करते हुए ऐसे कुछ आर्टिकल्स का मैंने इस पुस्तक में संकलन किया है। मेरी आशा है कि यह संकलन राजभाषा हिंदी के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाएगा, उनकी रुचि को बढ़ाएगा और साथ ही साथ आने वाली नई पीढ़ी, क्योंकि नई पीढ़ी ही महत्वपूर्ण होती है, उस नई पीढ़ी को हम इसके बारे में परिचित करा सकेंगे राजभाषा हिंदी के बारे में, तो वह निश्चित रूप से अपने कार्यालयीन कामकाज में, अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपने पारिवारिक जीवन में भी हिंदी का समुचित सर्वांगीण प्रयोग कर सकते हैं। यह एक मेरा छोटा सा प्रयास मैंने इस पुस्तक के माध्यम से किया है। उसमें आप जैसे लोगों ने मुझे सहयोग किया, जैसे सत्येंद्र सिंह जी हमारे योग उत्कर्ष समिति से जुड़े हुए हैं। योग आपके कार्य क्षमता को 10 गुना बढ़ा देता है। पिछले 1 वर्ष में मैंने हिंदी पुस्तक निर्माण का ये जो कार्य किया है, इसमें मेरे योग गुरु आदरणीय सत्येंद्र सिंह जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ और उन्होंने मुझे जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, उसके लिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और अन्य विद्वान जैसे कि भार्गव सर है, भोटे सर है, जादव सर है, सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और इस विषय पर वो अपनी टिप्पणी व्यक्त करे ऐसा मंच मैडम को सौंपता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई सर। आपकी जो पुस्तक है लगातार समीक्षा उसकी आ रही है, जाने परिचित अखबारों में भी आ रही है, साथ में लोगों के बीच भी ये बहुत अपनी एक नई जगह बना रही है और आगे ऐसे ही बनाती रहे, हमारी ये आशा है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सुनील जाधव जी को, जो हमारे बीच उपस्थित हैं, हिंदी साहित्यकार, वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार। सर आप आए और अपनी समीक्षा राजभाषा हिंदी के नवोन्मेषी आयाम इस पुस्तक के बारे में। धन्यवाद जी। नमस्कार अंकिता जी, बहुत अच्छा संचलन आप कर रहे हैं और राहुल खाटी जी ने अपनी पुस्तक की भूमिका कह सकते हैं, वो भूमिका हमारे सम्मुख रखी और पुस्तक की उपयोगिता के बारे में बताया और उसके पुस्तक के जन्म को लेकर बताया। लेखक ही बता सकता है पुस्तक के जन्म को लेकर कि उसका जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसकी उपयोगिता क्या है और उसकी आलोचना कर सकता है। उसका पाठक जब वो पढ़ता है उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या है, जब पढ़ेगा तब वो पाठक उसकी आलोचना कर सकता है। ये बात जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा कि आपने इतनी अच्छी पुस्तक हिंदी साहित्य में आप लेकर आए हैं। यह आपकी जीवन की पहली किताब आपने मुझे बताई थी कि जीवन में मेरी ये पहली किताब प्रकाशित हुई है, तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। पहली किताब जब जीवन में प्रकाशित होती है तो उसकी खुशी क्या होती है मुझे पता है। जब मेरी पहली किताब प्रकाशित हुई थी तो उस समय मैं बहुत खुश था, और अपनी ही किताब पर जब कोई चर्चा करता है तो ये एक अलग बात होती है, क्योंकि चर्चा से निष्कर्ष निकलता है और उस निष्कर्ष से हमें आगे लिखने की प्रेरणा मिलती है। आज के जो विद्वान हैं, मुझे लगता है कि यहाँ मेरे से भी ज़्यादा बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। मैं तो लिखते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ, कोशिश करता हूँ, तो इन बड़े विद्वानों में बोलना कोई सामान्य कार्य नहीं है, लेकिन बड़ा मंच है फिर भी बोलने का प्रयास करता हूँ। राहुल जी का परिचय हमारा लगभग आज से शायद ऑनलाइन परिचय हो गया था 10 साल पहले ही। एक दिन राजभाषा अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि सर हम ऐसा ऐसा एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं विज्ञान को लेकर हिंदी में, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और जुड़ने के बाद उनकी जो गतिविधियां देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। वीडियो के जरिए मैं उनकी गतिविधियों को देखा करता था कि हिंदी में भी विज्ञान की वीडियो या विज्ञान की गतिविधियों को हम देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले विज्ञान अर्थात कि साइंस अर्थात कि अंग्रेजी में हम ये देखा करते थे, लेकिन पहली बार हिंदी में देखने का काम राहुल खटे जी के कारण मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हिंदी में भी ऐसा काम होता है। तो देखते देखते 10 साल बीत गए और इन 10 सालों में बहुत बड़ा काम होते चला गया, और इस दौरान इन्हें लगा कि सौभाग्य है कि वो लिख कर निकाला जाए, और उन्होंने लिखा और हमारे सामने वो पुस्तक आई, जिस पुस्तक की 10 साल पहले कह सकते हैं कि हम लंबी प्रतीक्षा हम कर रहे थे। उस लंबी प्रतीक्षा के बाद वो पुस्तक हाथ में आई।
जब राहुल जी नांदेड़ में आए तो नांदेड़ भी हमारा कर सकते हैं इस तरह से। मैं जिस विभाग में काम करता हूँ वो उस विभाग में किसी मेरे दूसरे मित्र से मिलने के लिए आए थे। वहां आने के बाद मेरा और उनका पहली बार आमना सामना हुआ, जैसे कि कोई फिल्म में काम करने वाला कलाकार अचानक सामने मिल जाता है। उसके बाद जो खुशी होती है वो खुशी मुझे हुई थी राहुल जी को मिलने के बाद, क्योंकि विज्ञान को लेकर इस तरह का काम करना, ये कोई फिल्मी कलाकार या बहुत बड़े स्टार के जैसा ये काम मेरे लिए था। और सामने राहुल जी साक्षात है और बड़ी खुशी हो रही थी। राहुल जी ने मुझे एक दिन कहा कि सर मैं ऐसी ऐसी किताब लिख रहा हूँ, क्या आप इसकी वर्तनी को देख सकते हैं? मतलब कोई बात नहीं सर, लेके आइए आप मेरे पास। उन्होंने किताब दी। मैंने कहा कि सर थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर अच्छा काम करना है तो थोड़ा सा समय लगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। शायद मेरी वजह से उनको देर हो गई ऐसा कह सकते हैं। जितना हो सकता है मैंने अहिंदी भाषी होने के बावजूद भी कार्य का काम किया। जितना मैं कर सकता था मैंने किया, मेरे नजरों में जो हो सकता था। इस दौरान जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मुझे उसमें नए नए आयाम दिखाई दिए। तकनीकी युग, आधुनिक युग, जैसे कि 20वीं सदी में आधुनिक युग शुरू हो गया था, तकनीकी युग, विज्ञान युग शुरू हो चुका था। लेकिन 21वीं सदी जो है वो उत्तर तकनीकी युग इसे हम कह सकते हैं। पहले का तकनीकी युग में उस समय टेलीविजन आ चुका था, डब्बे वाला टेलीविजन कह सकेंगे। बाद में एलईडी आया। धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता गया, कंप्यूटर में परिवर्तन होता गया, इंटरनेट में परिवर्तन होता गया, आज 5G आ गया। इस टेक्नोलॉजी को मैं उत्तर तकनीकी युग कहता हूँ। और इस उत्तर तकनीकी युग में ऐसे पुस्तक की जरूरत थी जो हिंदी में हमें बता सके कि इस नए तकनीकी युग में नया क्या क्या आया है। जबकि हम अंग्रेजी में बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, अंग्रेजी में जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आती है तुरंत वो अंग्रेजी में आ जाता है, किसी ब्लॉग के जरिए, किसी पुस्तक के जरिए। लेकिन हिंदी में इस तरह को लोग करते हैं, इसकी मांग थी, मांग है और मांग रहेगी हमेशा। राहुल जी ने ये काम अपने कंधे पर लिया। ये काम कोई सामान्य काम नहीं, इसे क्रांतिकारी कह सकते। हिंदी साहित्य में नवजागरण को हम जानते हैं। जब भी बात पुरानी हो जाती है उस समय नए के लिए जागरण किया जाता है। उसी प्रकार से यह भी एक तरह का नवजागरण ही है। ये एक प्रकार की क्रांति है कि हिंदी में विज्ञान को, नई तकनीक को पाठक के सम्मुख लेकर आना। अब सामान्य पाठक, इस देश का जो सामान्य वर्ग है, 80% जनता यह अंग्रेजी को ठीक से नहीं जानती है। वो हिंदी या मातृभाषा मराठी या जो भी अपनी प्रांतीय भाषा उसे जानती है। यदि उस अपनी भाषा में अगर वो लिख कर आती है किताब तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, वरना सीमित लोगों तक पहुंच कर रह जाएगी। यही कारण है कि नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को, मातृभाषाओं पर जोर दिया गया और पुस्तक पर यही बात लिखी गई है। पुस्तक पर लिखा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के लिए उपयुक्त पुस्तक, यानी बहुत अच्छी बात। इसमें स्पष्ट ढंग से लिखा गया है कि नई शिक्षा नीति के लिए उपयुक्त पुस्तक है। इस समय जिसकी मांग की जा रही थी नई शिक्षा को लेकर, नई शिक्षा नीति को लेकर, नई शिक्षा नीति की खास बात यह है कि 60% ऑफलाइन पढ़ाया जाए और 40% ऑनलाइन पढ़ाया जाए। ऐसे समय में ऑनलाइन टूल्स की बहुत जरूरत थी और ये ऑनलाइन टूल्स सामान्य वर्ग तक पहुंचेगा कैसे, सामान्य छात्रों तक ये पहुंचेगा कैसे? क्योंकि हमें आधुनिक नई तकनीक का हम इस्तेमाल करना है, तभी हम इस नई शिक्षा नीति में ठहर पाएंगे। यहाँ पर मुझे एक बात बहुत इनकी अच्छी लगी, नई शिक्षा नीति में जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के उपयोगी एप्लीकेशन नाम का इनका चैप्टर है, जिसे लेकर बहुत सारे एप्लीकेशन, जिन एप्लीकेशंस को हम जानते नहीं है, आपने उसे सचित करने का काम किया है। विंडोज 10 हो या विंडोज 10 के बाद आने वाला 365 ऑफिस हो, अब तक हमने ऑफिस 16, ऑफिस 10 यहाँ तक हमने काम किया था। लेकिन इसके बाद एक नया वर्जन आया, ऑफिस 365 लेकर आया है। 365 के बारे में जानकारी देना या फिर यूं कहे कि माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज एसेसरी पैक को बताना, इस तरह की जो नए नए सॉफ्टवेयर है उससे अवगत करा के देना। इनपुट मेथड एडिटर्स एक नया सॉफ्टवेयर है, इसी के माइक्रोसॉफ्ट के भीतर जो इनबिल्ट है, ये हमें पता नहीं है
तो ये आम जनता तक या आम लोगों तक ये पहुंचेगा तो नई शिक्षा नीति में बहुत बड़ा उपयोगी साबित होगा। इसमें सर्च इंजन बिंग को रखा गया, स्काइप को इसमें इनबिल्ट हो गया है। हम स्काइप के जरिए वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। और एक काइझाला ऐप को जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा कि मराठी में काइझाला के तर्ज पर काइझाला ऐप लॉन्च होता है। एक नई तरह की बात हमें पता चलती है, स्विफ्ट को लेकर बात पता चलती है, मशीनी अनुवाद को रखा गया है, वन नोट को रखा गया है, स्वे को रखा गया है, इंडिक ईमेल एड्रेस को रखा गया है। इस तरह के माइक्रोसॉफ्ट को लेकर ज्ञानवर्धक बात जो है वो हमारे सम्मुख रखते हैं। वहीं पर मैं और आगे बढ़ना चाहूंगा, एक बात जो फोनेटिक इंडिक कीबोर्ड को लेकर वो बताते हैं। आजकल फोनेटिक इंडिक कीबोर्ड की बहुत जरूरत है। बहुत सारे लोगों को टाइपिंग करना नहीं आता है, लेकिन आजकल कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर इजाद किए गए हैं जिसको इंस्टॉल करने के बाद हम कीबोर्ड पर एच दबाने से वहां हिंदी का ह टाइप हो जाता है। तो यहाँ हिंदी अंग्रेजी में हम जब हिंदी लिखते हैं तो वह अपने आप हिंदी देवनागरी में हिंदी लिखा जाता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर से वह हमें अवगत कराते हैं। इतना ही नहीं, मैं जब उनसे बैंक में मिला कि ऑन होता है, हमने हार्डवेयर में कीबोर्ड देखा, ऑफलाइन कीबोर्ड देखा जिसे हम उंगलियों से दबाते हैं। जब वो बोर्ड काम नहीं करता है ऐसे समय में स्क्रीन पे चलने वाला एक कीबोर्ड होता है। उन्होंने कहा कि सर स्क्रीन पे चलने वाला कीबोर्ड है। मैंने कहा सर मुझे तो पता नहीं, कृपया मुझे इस संदर्भ में जानकारी दीजिए। उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल बताया कि सर इस प्रकार से ये कीबोर्ड खुलता है और इसका इस्तेमाल हम इस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात, जब कीबोर्ड नहीं होता है ऐसे समय में हम ऑनलाइन कीबोर्ड के सहारे से हम विभिन्न भाषाओं में टाइपिंग जो है उस स्क्रीन पर चलने वाले कीबोर्ड के जरिए कर सकते हैं। ऐसी बात जब हम एक बात मुझे अच्छी लगी कि ईमेल आईडी के संदर्भ में, ईमेल आईडी को लेकर अंग्रेजों ने ठेका उठाया हुआ है। जितने भी ईमेल आईडी है वो सभी रोमन लिपि में आपको दिखाई देगी, लेकिन कहीं आपने ये सुना कि देवनागरी लिपि में भी ईमेल आईडी होती है? हाँ, ये बहुत कम लोगों को जानकारी थी जब इसका निर्माण किया गया था, लेकिन ये उस व्यक्ति को किया जाना चाहिए जो इस जानकारी को आम जनता तक, सामान्य लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। आपने इस पुस्तक के माध्यम से, ये जब पुस्तक लोगों के हाथ में जाएगी, वहां जाने के बाद लोगों को पता चलेगा अरे देवनागरी लिपि में हमारी भारतीय भाषा में भी ईमेल का आईडी बनाया जा सकता है। तो भारतीय भाषा में ईमेल आईडी बनाने की जो विधि है तो पुस्तक में दी गई है। केवल देवनागरी नहीं बल्कि अन्य भाषाओं में भी इस संदर्भ में काम चल रहा है और कुछ भाषाओं में ईमेल आईडी प्रदान करने की सुविधाएं दी जा रही है। तो यह एक चैप्टर मुझे अच्छा लगा। वहीं पर हिंदी कहानियां सुने नाम का मोबाइल ऐप को लेकर आपने लिखा है कि कहानियां तो पढ़ने की बात हुआ करती है। कहानियां पढ़ते समय आजकल हम ऑनलाइन कहानियां पढ़ते, लेकिन ऐसे समय में यदि कहानियां हमें सुनने को मिल जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। माना कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे एप्लीकेशन आए हैं, शायद 1 साल 2 साल 3 साल पहले से आ चुके थे। कुछ लोगों को, गिनती के लोगों को पता है कि ऑनलाइन हम कहानियां सुन सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है। इस पुस्तक के जरिए पता चलता है कि ऑनलाइन हम कहानियां सुन सकते हैं। कहानियां सुनने का भी एक अलग प्रकार का आनंद होता है और वो आनंद जो है इन सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमें मिलता है और नई शिक्षा नीति में तो बहुत ही बढ़िया उपयोगी सिद्ध होगा। वहीं पर हम उनका भाषिनी नामक भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने वाला प्लेटफॉर्म भी देख सकते हैं। इससे पहले हमने गूगल ट्रांसलेटर देखा, बिंग ट्रांसलेटर देखा, लेकिन भारतीय भाषा में भारत में बना हुआ ट्रांसलेटर कौन सा है? वो ट्रांसलेटर, वो अनुवादक, वो अनुवाद करने वाली बात लोगों तक पहुंचाने का काम। भाषिनी नाम का सॉफ्टवेयर मुझे भी पता नहीं था। मैंने जब सर्च किया कि भाषिनी क्या है, भाषिनी खोजने के बाद पता चला कि सच में राहुल जी को मानना पड़ेगा और राहुल जी बड़े काम की चीज है।
और इन्हें ऐसे मित्रों से तो और गहरी मैत्री करनी चाहिए, क्योंकि नया नया सीखने को मिलता है। जहाँ नया सीखने को मिलता है वहां पर मैत्री होनी चाहिए। तो यहाँ उनके पास से बहुत नए नए रोचक जानकारियां मिलती है, और वो भी खासकर हिंदी में मिलती है, और ये हिंदी प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं। वहीं पर छोटे छोटे एप्लीकेशन के बारे में भी वो अच्छी तरह से बताने का काम करते हैं, जिस पर हम गर्व महसूस कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर कई ऐसे सॉफ्टवेयर है या कई सोशल मीडिया है जो विदेशी कंपनियों के जरिए चलाई जाती है, और जिसके जरिए वो अरबों खरबों रुपए की कमाई करते हैं, जैसे कि ट्विटर है या अन्य सोशल मीडिया की साइट है। लेकिन उसी तर्ज पर भारत में एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका नाम है कू। इसका नाम रखवा कर बाद में से आधुनिक कू नाम से एप्लीकेशन आया, और ये स्वयं को पोषित करने वाला ये एप्लीकेशन है, और ये बड़ा ही लोकप्रिय बनते जा रहा है। इस एप्लीकेशन को देश के प्रधानमंत्री इस्तेमाल करते हैं, अन्य मंत्री इस्तेमाल करते हैं, देश के विभिन्न अधिकारी इस्तेमाल करते हैं। कू जैसा एप्लीकेशन देश में लोगों तक पहुंचाने का काम राहुल खट्टे जी ने पुस्तक के माध्यम से वो करने का बहुत एक प्रशंसनीय कार्य कर सकते किया है। ये तो गुण कथन हुए। पुस्तक जब हम चर्चा करते हैं तो गुण कथन के साथ दोष को भी बताना आवश्यक होता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि कबीर भी कहते हैं कि निंदक जो है वो हमारे पास पड़ोस में रहना चाहिए। हाँ, निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए। तो निंदक भी जो है जरूरी होते हैं। तो निंदक जो है अच्छे मित्र, इन्हें मित्र समझना चाहिए, क्योंकि ये हमें आगे बढ़ने के लिए हमें पूरी तरह से परिपक्व बनाने का भी निंदक भी हमें बनना पड़ता है, आलोचक के लिए निंदक बनना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं आपका अपने सांस्कृतिक क्षेत्र को भी लेकर आपने आलेख लिखे बहुत सारे, जिसमें से आपने एक आलेख मुझे अच्छा है, पसंद आया मुझे। उस आलेख का नाम है 84 लाख योनिया या डार्विन का विकासवाद, क्या सही क्या गलत। इस लेख के अंतर्गत आपने आध्यात्मिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान इन दोनों का समन्वय करने का प्रयास, माना कि इसमें गुण है। डार्विन का विकासवाद क्या कहता है कि मनुष्य का विकास बंदर से हुआ होते हुए वो आधुनिक मनुष्य हो गया। आज कंप्यूटर विज्ञान टेक्नोलॉजी के युग में उसने पदार्पण कर लिया। आज वो ऑनलाइन ऑनलाइन बात कर सकता है, जैसे कि हम बात करते हैं, वर्चुअली बात कर रहे हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। इतनी सारी कर लिए लाखों सालों में। तो डार्विन का सिद्धांत क्या कहता है कि मनुष्य के विकास क्रम को बताता है। तो वहीं पर 84 लाख का जो सिद्धांत है ये एक बार सिद्धांत है, वास्तव में सिद्धांत 84 लाख योनियों वाला। यहाँ पर इसको इस आध्यात्मिक या सांस्कृतिक जो सिद्धांत इसे उन्होंने विकासवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया। वह मैं यहाँ पर चैप्टर निकालूंगा। यहाँ पर उन्होंने कहा है, विचारों की इस वैषम्य के कारण न तो विकासवाद को पूरी तरह से मान्यता मिली है और न ही धार्मिक विश्वास को हम सिद्ध कर पाए हैं। धार्मिक मान्यता पर प्रश्न खड़ा करने के पक्ष में कुछ लोग दिखाई देते हैं। उनमें से कुछ लोग 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन जन्म प्राप्त होने की मान्यता को पूरी तरह से अस्वीकार कर देते हैं। तो दोनों भी सिद्धांत को पूरी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं है। विकासवाद को और 84 लाख योनियों वाला जो सिद्धांत है, दोनों भी सिद्धांत में लोग जो है पूरी तरह से मान्यता प्रदान नहीं करते, करने की कोशिश करता है, बताता है, वो भी वैज्ञानिक तर्ज पर विज्ञान को सामने रखकर यह स्पष्ट कर देता है कि 84 लाख योनियों वाला जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को लेकर तर्कपूर्ण बात करता है। जब वो तर्कपूर्ण बात करता है तो हम जब पाठक उसे जब पढ़ता है तो लगता है कि नहीं, ये बात तो ये सही बोल रहा है, इसमें तो झूठ कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आखिर 84 लाख योनियां आखिर है क्या, कौन सी है जिनके बाद मनुष्य योनि प्राप्त होने की बात कही गई है। 84 लाख योनियों में 21 लाख जारज जरायुज, 21 लाख अंडज, 21 लाख स्वेदज और 21 लाख उद्भिज योनियां है। यहाँ पर इसका विश्लेषण आने वाले परिच्छेद में उन्होंने किया है।
एक परिच्छेद में यहाँ पर बताना चाहूंगा, इसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने गर्भ विज्ञान को लेकर पुष्टि करने की बात कही। गर्भ विज्ञान का एक परिच्छेद में पढ़ता हूँ, ज्यादा परिच्छेद नहीं पढ़ूंगा। गर्भ विज्ञान के अनुसार गर्भ विकास का क्रम देखने से पता चलता है जैसे कि समुद्र के एक कोशीय जीव, वहीं एक कोशीय जीव बाद में बहुकोशीय जीवों में परिवर्तित होता है, अर्थात उनका विकास होता है। स्त्री के गर्भावस्था का अध्ययन किया जाए तो जंतु रूप जीव ही स्वेदज, जरायुज, अंडज और उद्भिज जीवों में परिवर्तित होकर मनुष्य शरीर धारण करता है। इसमें स्पष्ट रूप से डार्विन का विकासवाद दिखाई देता है, ऐसा आपका कहना है। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद को भी वो और एक बात पुष्टि करते हुए नजर आते हैं। जन्म के बाद मानव का बच्चा किसी पृष्ठवंशीय जीव की तरह अपने पीठ के बल पड़ा रहता है, बाद में छाती के बल सोता है, बाद में वो अपनी गर्दन वैसे ही ऊपर उठाने लगता है जैसे कि सरीसृप जीव, और बाद की अवस्था में वह अपनी छाती के बल पर रेंगना शुरू कर देता है। बाद में वो घुटनों के बल चलता है जैसे कि अन्य जीव, और बाद में विकास की यात्रा उठता है, लड़खड़ाता है, चलना जैसे अन्य जीव, और धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, और बाद में दोनों पैरों पर संतुलन बनाते हुए चलना प्रारंभ करता है, बाद में तेज दौड़ता है। यहाँ पर ये जो मैंने पढ़ा है उसमें मानव का जो विकास क्रम है, डार्विन का विकास क्रम और 84 लाख योनियों का, दोनों को जो समन्वय इन्होंने किया है कि किस तरह से मनुष्य का विकास क्रम होता है। मनुष्य के गर्भ में जिस तरह से वो बड़ा हो रहा है, एक जंतु एक बीज के बाद किस तरह से वो आगे बढ़ते जाता है, उसे पूंछ भी होती है जैसे कि वानर को हुआ करती थी। जन्म लेने के बाद किस तरह से वो रेंगता है, पीठ के बल, फिर छाती के बल, फिर घुटने के बल, फिर चलना सीखता है, लड़खड़ाता है, गिरता है, दौड़ता है। ये सारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग जीवों से जोड़ने का प्रयास उन्होंने यहाँ किया, उसे स्पष्ट करने का प्रयास किया। वहीं पर इसे उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से समझाने का प्रयास किया। लेकिन मुझे एक बात मुझे अलग तरह से लगी, एक बात मुझे वो बात है, दरअसल डार्विन का विकासवाद 84 लाख योनियों के सिद्धांत की पुष्टि करता है। यदि विकासवादी पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान ले तो उन्हें 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होने की बात अपने आप ही सिद्ध होती है। अब ये बात मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। विकासवाद अलग बात है। विकासवाद क्यों वह स्वीकार करेगा कि पुनर्जन्म की बात वो क्यों स्वीकार करेगा? वो तो विज्ञान को लेकर चलता है, प्रूफ को लेकर चलता है, वो पुनर्जन्म को नहीं मानता है। जबकि पुनर्जन्म अध्यात्म मानता है, तो वो विकासवाद वहां मानता ही नहीं है। तब मुझे ये बात यहाँ खटकती हुई नजर आती है, ये दोष मुझे यहाँ नजर आता है। तो दोष पर भी चर्चा होनी चाहिए। दोष पर चर्चा होगी तो हम उसमें चर्चा करने के बाद नए हल, नई उसमें से नई को नए जो है खोज निकालने का काम कर सकते। वहीं पर मैं अन्य वक्ताओं को भी समय मुझे लगता है कि उनको भी मिलना चाहिए। और उसके बाद में रुकता हूँ पुस्तक को लेकर। पुस्तक छपा, पुस्तक की सामग्री उत्कृष्ट है, उपयोगी है, लोगों के काम की है और प्रशंसा के काम की है। लेकिन मुझे लगता है कि एक सुझाव कह सकता हूँ मैं, राहुल जी को मैंने सुझाव भी दिया था जब वो मुझसे मिलने के लिए आए थे। अपने समय, दोनों को भी समय मिलता नहीं, मैं भी व्यस्त रहता हूँ, वो भी व्यस्त रहते हैं। कल रात में ही हमारी मुलाकात हुई थी, शायद 9:15 मिनट हो रहे थे। उसी समय मैंने किताब जब हाथ में ली थी, मैंने कहा कि सर राहुल जी, किताब आपकी हार्ड बाइंडिंग में होनी चाहिए, ये पैकेट बुक है, तो ये पुस्तक जो है हार्ड बाइंडिंग में होना चाहिए। और दूसरा, इसमें जो फॉन्ट रखे गए हैं वो फॉन्ट बहुत बारीक रखे गए हैं, इसे हम सामान्य तौर पर पढ़ नहीं पाते, और मेरे जैसा 4 आंखों वाला आदमी बिना चश्मे के तो ये पढ़ नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं अक्षर थोड़े से बड़े होने चाहिए, साइज इसकी बड़ी होनी चाहिए। तीसरी बात, इसमें फॉन्ट का जो प्रयोग किया गया है यूनिकोड फॉन्ट का, यूनिकोड का कोई मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। यूनिकोड के हजारों फॉन्ट आए हैं, उसमें से जो कलात्मक और आकर्षक फॉन्ट होते वो फॉन्ट यहाँ इस्तेमाल किए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई नॉर्मल सा फॉन्ट इस्तेमाल किया है यूनिकोड का,
मुझे लगता है कि यहाँ पर ये फॉन्ट बदल कर कोई आकर्षक फॉन्ट इसमें लगा दिया जाए, ताकि अक्षर भी सुंदर दिखे और अक्षर बड़े हो। यहाँ पर पुस्तक हार्ड बाइंडिंग में होनी चाहिए। तो ये कुछ सुझाव है, कुछ दोष आप कह सकते हैं, और बाकी सब ठीक है। राहुल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि इतनी अच्छी पुस्तक आप बाजार में लेकर आए। मैं चाहता हूँ कि ये पुस्तक बहुत सारी विश्वविद्यालय में जाए, आलोचना के क्षेत्र में ये पुस्तक लोकप्रिय हो, और आप आगे और ऐसी पुस्तकें लिखते रहे। और जिस तरह से मैंने पीछे बैनर में लगाया हुआ है, आप भी ऐसी पुस्तकों का बैनर बनाएं, ऐसी मैं आशा करता हूं। और पुनः बधाई देकर यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद मौका दिया। और इतने विद्वान जहाँ पर जयंती नौटियाल जी है, सत्येंद्र सिंह जी है, प्रमोद भार्गव जी है, और शायद संजय, हाँ, तो इतने सारे विद्वान लोग हैं, इनके सामने बात करना कोई सामान्य बात नहीं होती है। इनके सामने बड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने बात की है। तो मुझे लगता है कि आप विद्वानों के सामने मैं खरा उतरा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और मैं यहाँ पर रुकता हूं। धन्यवाद। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा। हमारे साथ एक समीक्षक है जुड़े हुए। आपने पुस्तक की समीक्षा में जो बताया है, जो बात डार्विन के विकासवाद की बताई गई है, उसका आधार जो है हमारे बीच बैठे हुए हैं प्रमोद भार्गव जी का दशावतार जो उपन्यास है, विज्ञान और आध्यात्म का जो समन्वय है, उनसे मैंने पिछले 10-15 वर्षों से प्रेरणा ली है। इस पर वो जब अपना वक्तव्य करेंगे तो उस पर बताएंगे। और पुस्तक के फॉन्ट और वो हार्ड बाउंडिंग की बात है, तो निश्चित रूप से उसको अगले वर्जन में ठीक कर लिया जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल, ऐसी चर्चा तो इसमें होनी चाहिए, तभी तो चर्चा के कैसे पुस्तक चर्चा होगी। सही बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत उपयोगी बातें बताई, बहुत सारे वो विषय बताए जो यहाँ पे सुनने वालों को जोड़ेंगे, जो आगे जो अभी नहीं जुड़े या जो बाद में जुड़ेंगे उन्हें पता पड़ेगी कि इस बुक की उपयोगिता क्या है। और जो सबसे अच्छी बात आपने उठा के बताई है कि जो आज के युग के लिए सबसे ज़रूरी है, कंप्यूटर युग है हमारा, और वहाँ पे सर ने हर चीज़ को हिंदी में एक्सप्लेन किया है, हर चीज़ को बताया है कि किस तरह से उसे यूज़ किया जाएगा, विंडोज़ के बारे में और सब कुछ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगले वक्ता की तरफ चलते हैं, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी, जो राहुल खटे जी के योग गुरु भी हैं, उत्कर्ष योग समूह के करता धरता है। सर आपका स्वागत है, आप अपने विचार रखें। धन्यवाद मैडम। कितना मैं तो खो गया था अभी जब हमारे डॉक्टर सुनील यादव साहब बोल रहे थे। उन्होंने पुस्तक को एकदम बिल्कुल सभी पक्षों को शामिल करते हुए पूरी बात लगभग कर दी उन्होंने, डॉक्टर साहब ने। और जो विद्वान हैं हमारे नौटियाल साहब और प्रमोद साहब, वो जैसे भी हमारे राहुल जी बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों को से संपर्क करके उन्होंने इस किताब को गढ़ा है, बनाया है। जब पहली किताब बनती है ना, तो एक अलग तरीके का रोमांचक हो जाता है व्यक्ति जब पहली किताब उसकी बनती है। और अगर वो किताब, वो बुक उसके कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र से जुड़ी हो, उसकी सामग्री, उसका कंटेंट, तो तब उसको और खुशी मिलती है। कितना बड़ा एक्चुअली इनके मन में कब ये बीज जन्म लिया होगा कि राजभाषा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो सरकारी सेवाओं में आते हैं, क्योंकि राजभाषा का जो अधिकारी कर्मचारी होता है देश में, सरकार में, वो एक इस तरह का प्राणी कहूंगा मैं उसको, कि उसके प्रति लोगों की दो दृष्टि होती है। दो दृष्टि ये होती है कि ये क्या जानता होगा, और दूसरी दृष्टि ये होती है कि जब सारा काम दफ्तरों में अंग्रेजी में है, अंग्रेजी बोलने वालों की ज्यादा इज्जत है, संविधान का आर्टिकल 53 जो एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करता है, प्रेसिडेंट के पास जो हैं, और उसके उनके लोअर फॉर्मेशन में जो पूरा इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्टर से लेकर के और सेक्रेटरी से लेकर के जो लोअर फॉर्मेशंस हैं,
वो लोग बेसिकली सरकार को चलाते हैं, कार्यपालिका सरकार को चलाती है, और कार्यपालिका सरकार को चलाती है, और कार्यपालिका मतलब ब्यूरोक्रेसी, और ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि अंग्रेजी को ज्यादा तरजीह देने वाले लोग, अंग्रेजी को ज्यादा तरजीह देने वाले लोग, और उनके लिए ये लोग सुन भी रहे होंगे मेरे को, उनके लिए हिंदी में काम करना उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसे में जो हिंदी में काम करने वाले लोग होते हैं मतलब विभागों में, उनकी चुनौतियां बढ़ जाती हैं, और उनकी चुनौतियां इस रूप में बढ़ती हैं कि उनको अपने आप को साबित करना पड़ता है। राजभाषा कर्मियों को अपने आप को साबित करना पड़ता है, अपनी योग्यता को साबित करना पड़ता है, तब जाकर के उनको थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन उनको मिल पाता है, तब जाके मिलता है। और जब वो मिलता है, मिलने के बाद भी एक तरह से वो खतरे में रहता है। कई बार वो रिकॉग्निशन जो मिलता है खतरे में रहता है। मैं तो यहां पर राहुल जी के इस गुण को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं उनको, कि उन्होंने उस बीज को अपने अंदर पनपाया, और उनके दिमाग में आया ये बात कि राजभाषा कर्मी अगर अपने आप को तकनीकी और वैज्ञानिक रूप से ज्यादा मजबूत बना देंगे, तब इनके रिकॉग्निशन को और तब इनको कोई इंफीरियर नहीं बना सकता, कोई बना ही नहीं सकता। जब तक आप ना चाहें तब तक आपको कोई इंफीरियर कर नहीं सकता, और वो जब तक आप ना चाहें तब तक आपको इंफीरियर तब नहीं कर सकता जब आपका जो विषय है वो विषय आपके बुद्धि में, आपके हृदय में और आपके व्यक्तित्व में रग रग में समा जाए। आपका पुस्तक की समीक्षा करते हुए डॉक्टर सुनील अभी बता रहे थे कि रग रग में उनका वो विषय काम कर रहा, रग रग में समाया हुआ। और जब आप अपनी अंतरात्मा से किसी विषय को पकड़ते हो, तब आपका दिमाग, आपकी कलम, आपका विचार सृजनात्मक बनता है। ये सच बात है। कभी हम बात करते थे, कभी पहले बात होती थी कभी कि व्हाट इज क्रिएटिविटी, सृजन क्या है। सृजन ये है, अंग्रेजी में वो कहते हैं कि गिविंग डायमेंशन, न्यू डायमेंशन टू द ओल्ड आइडियाज। ओल्ड आइडियाज को नया डायमेंशन देना क्रिएटिविटी है। और इस किताब का नाम तो आयाम ही है, नया आयाम। राजभाषा के टूल को एक नई दिशा और दशा देकर के राजभाषा के गौरव को बढ़ाने की बात कही है, राजभाषा के मान को बढ़ाने की बात कही है। राजभाषा में मुझे लगता है कि क्योंकि संसदीय समिति का सेक्रेटरी रहा हूं, राजभाषा समिति का, उप समितियों का, और मैं लगभग 5 साल में लगभग सभी संस्थानों में गया। ज्वाइंट सेक्रेटरीज फोन करते थे मेरे को और बोलते थे कि डॉक्टर साहब ये निरीक्षण आ रहा है, थोड़ा आप देख लेना। यानी डॉक्टर साहब ये निरीक्षण आ रहा है, आप देख लेना का मतलब क्या हुआ, प्रश्नावली में लगभग 31 पेज हैं। 31 पेजों में से 6-7 ऐसे पेज हैं जो पसीना निकाल देते हैं विभागाध्यक्षों के। जब उनके जवाब उनको संसदीय समिति पूछी है तो पसीना निकलता है, और पसीना इसलिए निकलता है कि विभागाध्यक्ष को ये पता नहीं होता कि उन्होंने
पत्रों के जवाब अंग्रेजी में क्यों दे दिए? हिंदी में आने वाले पत्र का जवाब अंग्रेजी में दे दिया। ख क्षेत्र में कितना परसेंटेज है वो उनको बिल्कुल भी पता नहीं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनकी रुचि नहीं है, उनका रुझान नहीं है। और रुझान इसलिए नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, इदम राष्ट्र इदम नमः। जितना हम राष्ट्र से प्रेम करते हैं ना, जिस दिन उतना ही लोग राष्ट्र भाषा से प्रेम करना शुरू कर देंगे ना, राजभाषा से प्रेम करना शुरू कर देंगे, उस दिन हमें इस तरह के संगोष्ठी, सेमिनार, वार्ताएं करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया के बहुत सारे विकसित देशों में अपनी भाषा के लिए कोई संगोष्ठी, सेमिनार आदि कुछ नहीं होता। आप बताओ ना, जापान में कौन सा सेमिनार होता है जापानी के लिए? जर्मन में कौन सा सेमिनार होता है जर्मनी के लिए भाई? चीन में कौन सा सेमिनार होता है मंडरिन लैंग्वेज के लिए? भारत एक अकेला देश है जहां यहाँ की अपनी ऐसी भाषा, जिस भाषा ने इस देश को गुलामी से आजादी दिलाई, जिस भाषा में बहुत सारे देश के लोग आज की तारीख में लाखों करोड़ों रुपए उसके माध्यम से कमा रहे हैं और उनकी पीढ़ियां कमा रही हैं, उस भाषा को सरकारी मान्यता उतने स्तर पर नहीं मिल पाई है। इसलिए हमारे मित्र राहुल खटी जी जैसे लोगों को ऐसी किताबों को गढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहता हूँ, ये पीड़ा बहुत अच्छी पीड़ा है, ये दर्द बहुत अच्छा दर्द है। जिस दर्द में ये निकल के आया कि भैया मेरे हिंदी के भाई, जब तो दफ्तर में जाएगा और कोई इस तरह से कोई पूछे कि भैया ये थोड़ा टेक्निकली मदद करो हमारी, हिंदी में कैसे मैं मेल करूं, हिंदी में कैसे मैं ड्राफ्ट बनाऊं, हिंदी में कैसे मैं टिप्पणी लिखूं, हिंदी में कैसे मैं चिट्ठी लिखूं, हिंदी में कैसे मैं सोचूं, हिंदी में बात कैसे करूं, ये हिंदी में किसी को प्रपोजल को कैसे तैयार करूं। और तब इस तरह के टूल्स हमारे पास हो, टेक्निकल टूल हो, जो इन्होंने अपनी किताब में शामिल किए हैं, उन टूल्स के माध्यम से उस काम को कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने सोचा है कि मैं एक ही जगह पहली किताब बनाऊं और एक ही जगह सारी चीजों को ले आऊं, ताकि कोई अगर प्रयोग करता को ढूंढना पड़े, वो कुछ चीज को कहीं ढूंढता, किसी को कहीं, अब उसको लीला ढूंढना, उसको अनुवाद का सॉफ्टवेयर ढूंढना। अभी आप डॉक्टर सुनील कह रहे थे वो जो एक नया सॉफ्टवेयर कह रहे थे, वो भाषणी कह रहे थे, भाषणी करके जो सॉफ्टवेयर, इस तरह की जानकारी इन्होंने उस किताब में दे दी कि भैया तुम अगर आपको कहीं परेशानी है तो आप इस सॉफ्टवेयर को ढूंढो, आप इस यहाँ जाओ, आप ये टेक्निकल मदद करके अपना काम करो, काम को आगे बढ़ाओ, पत्राचार को आगे बढ़ाओ, हिंदी में काम करने को आगे बढ़ाओ, और सरकार के दफ्तरों में हिंदी के कार्यक्रम का कार्य करने की प्रवृत्ति को और इंटेंशन को और अभिवृद्धि को बढ़ाओ। कितनी बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मेरी भी पहली पुस्तक अभी आई, 15 साल से 20 साल से मैं सोचा था एक पुस्तक लेके आएंगे। अंग्रेजी में लोग आसानी से ले आते हैं पुस्तकों को, हिंदी में पुस्तक लाना तो कठिन होता है। टेक्निकल, ये जो टेक्निकल पुस्तक हिंदी में लेके आए बहुत कठिन है, शब्दावली का चयन बड़ा कठिन होता है, विषय के बहुत सारे बारीकियां होती है, उनको समेटना, उनको सरल शब्दों में प्रस्तुत करना बहुत कठिन होता है, सरल काम नहीं है। तो वो जो इन्होंने किया उसी तरह से कि भाई हम सारे राजभाषा की उलझनों को एक सूत्र में सुलझाते हुए कुछ टिप्स दे देते हैं लोगों को। बहुत बड़ा काम किया है। तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा आपको कि ये टेक्निकल है, ये किताब, ये भी टेक्निकल किताब है, सहज उपचार। जब मैं काम करने लग गया सरकारी सेवा के साथ साथ और संसद सदस्य मेरे सत्र में होते थे, तो मुझे लगा कि भाई ये बहुत बड़ी चीज है, संसद सदस्य के मामले लोग तो होते नहीं है, तो इनके सामने मैं क्या लेके जाऊं, ऐसी कौन सी चीज लेके जाऊं कि ये समझ जाए। मतलब जो हम मिशन को आगे चलाना चाहते हैं देश में, एक अंतरराष्ट्रीय मिशन हमने शुरू किया है, राहुल जी भी हमारे साथी हैं उसमें। हमने एक मिशन ये शुरू किया है कि हम ऐसी पुस्तकों के माध्यम से, इस
जो हमारा ये जो सत्र चल, इस पुस्तक में हमने ये कहा कि एक ही बीमारी के लिए क्या एक्यूप्रेशर पॉइंट होंगे, एक ही बीमारी के लिए कौन सी मुद्रा हो जाएगी, एक ही बीमारी के लिए कौन सा योग होगा, मलासन होंगे, कौन सा प्राणायाम होगा, कौन सी अन्य चीजें होंगी, बंद कौन से लगेंगे, जिसपे हमें हमारे कुछ वीडियोस भी आ रहे हैं आने वाले समय में। इनका सहयोग मिल रहा है इसमें राहुल जी का।